Everyone, welcome back to this channel. This is the only channel where you can understand the pharmacology in the easiest way possible for the BSc nursing. And today we are going to start with the new unit, that is drugs used on the respiratory system. I will try to finish all the topics in this one video. So let's jump to the topic directly. So first of all, the first class of drug that we are going to discuss in this unit are the anti-asthmatics. सिलेबस में स्पेसिफाई किया है एंटी एस्थमेटिक्स में सिर्फ हमने एक ही पढ़ना है, दैट इज ब्रोंकोडाइलेटर्स। और ब्रोंकोडाइलेटर में भी वहाँ पर लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि सिर्फ हमने सल्ब्यूटामोल इनहेलर्स पढ़ने हैं, तो मैं सिर्फ उसी पे ही हम फोकस करेंगे, ठीक है। एंटी एस्थमेटिक्स में सिर्फ ब्रोंकोडाइलेटर्स एंड ब्रोंकोडाइलेटर में भी सिर्फ सल्ब्यूटामोल में, फाइन। क्योंकि एंटी एस्थमेटिक्स में और भी बहुत कुछ आता है ब्रोंकोडाइलेटर्स के अलावा, एंटी इन्फ्लामेटरी लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ल्यूकोट्राइन्स, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स आते हैं, लाइक मतलब एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स वगैरह, पर हम सिर्फ ब्रोंकोडाइलेटर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ गया, क्योंकि मैंने ब्रोंकोडाइलेटर्स की इंट्रो दिया और उसके बाद सल्ब्यूटामोल को एक्सप्लेन किया, तो अगर क्वेश्चन आया सल्ब्यूटामोल पे, क्योंकि आएगा ही सल्ब्यूटामोल सीधे पे, तो तुमने सबसे पहले इंट्रो देनी है सल्ब्यूटामोल के बारे में। उसके बाद जितने ब्रोंकोडाइलेटर्स की टाइप्स होती है वो बता के सल्ब्यूटामोल को हाईलाइट कर देना है। फिर सल्ब्यूटामोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फिर उसकी जितनी फॉर्म्स अवेलेबल है जो भी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। देन सल्ब्यूटामोल इनहेलर के बारे में बताना है, उसकी इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड एडवर्स इफेक्ट। बाकी तुम खुद देख सकते हो, तुम खुद डिसाइड कर सकते हो कि तुमने कैसे अटेम्प्ट करना है, बट दिस इज माई वे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द ब्रोंकोडाइलेटर्स। होते क्या, तुम क्या समझते हो ब्रोंकोडाइलेटर्स मतलब कि ऐसे ड्रग्स जो हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स मतलब ओवरऑल हमारे एयरवे को डायलेट कर दे। कैसे डायलेट करेंगे, जो वहाँ पर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है उनको रिलैक्स करवा कर, ठीक है। तो ब्रोंकोडाइलेटर्स हम कौन से पेशेंट्स में यूज करेंगे, जिनको अस्थमा अटैक आते हैं। मेन तो हम वही पढ़ रहे हैं, अस्थमा अटैक, क्योंकि अस्थमा में क्या होता है, जो हमारी ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स होती हैं उनका स्पाज्म हो जाता है, उनकी कंट्रैक्शन हो जाती है। तो उस केस में हम चाहते हैं वो डायलेट हो, पर्सन सांस ले सके। या पर्सन को अगर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है, ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है, हम चाहते हैं वो डायलेट हो जाए, वो खुल जाए, पर्सन सांस ले सके, या कोई और ऐसे की चीज़ें हैं, तो इनमें हम ब्रोंकोडाइलेटर्स यूज करते हैं। जो भी मैंने समझाया यहाँ पर वही लिखा है। Bronchodilators are the drugs that relax the smooth muscles of the airway, leading to the widening of bronchi and bronchioles. अस्थमा, COPD and other obstructive airway disease में हम इनको यूज करते हैं टू रिलीव ब्रोंकोस्पाज्म। क्लियर, यही है ब्रोंकोडाइलेटर। समझ आ गया ब्रोंकोडाइलेटर्स होते क्या। अब हम पढ़ते हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स की क्लासिफिकेशन। ब्रोंकोडाइलेटर्स में 3 टाइप्स आती हैं, 3 क्लास आती हैं। पहला होता है बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगनिस्ट, तुमने सुना होगा साबा लाबा, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एड्रीनर्जिक्स एंड लॉन्ग एक्टिंग बीटा एड्रीनर्जिक्स, एक तो वो क्लास, ठीक है। उसके अलावा आती है एंटी कॉलिनर्जिक्स, फिर आते हैं लास्ट मिथाइल ज़ैंथिन्स, ठीक है। तुम इसको बैम से याद कर सकते हो, बी से ब्रोंकोडाइलेटर, बी से बैम, बी से बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगनिस्ट, ए से एंटीकोलिनर्जिक, एम से मिथाइल ज़ैंथिन्स। फिर अब जो बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगनिस्ट है इसमें आते हैं सैल्ब्यूटामोल, फॉर्मेट्रोल, सैल्ब्यूट्रोल। एंटीकोलिनर्जिक्स में आइपराट्रोपियम, टायोट्रोपियम एंड मिथाइल ज़ैंथिन्स में आता है थियोफिलिन एंड अमीनोफिलिन। यहाँ तक क्लियर है, ये तो तुम्हें एज इट इज़ याद करना है, बट तुम्हें ऑब्वियसली क्लासिफिकेशन लर्न करना इज नॉट अ बिग डील। हम आगे 3 ड्रग्स कोई भी जो इंपॉर्टेंट वाले वो पढ़ेंगे, उसमें तुम्हें फिर भी लर्न हो जाएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स वर्क कैसे करते हैं। ब्रोंकोडाइलेटर क्या होते हैं, क्लियर हो गया, क्लासिफिकेशन समझ आ गई। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सीधी सी बात है, ब्रोंकोडाइलेटर्स ड्रग रिलैक्स द एयरवे स्मूथ मसल्स, ब्रोंकोडाइलेशन करवा देंगे, जिसके कारण होगा क्या, जो एयरवे रेजिस्टेंस है जो हो रही थी, जो पर्सन को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, वो कम हो जाएगी, पर्सन अब इजीली ब्रीथ करेगा। कैसे होगा वो हम आगे पढ़ते हैं, ये डायलेशन कैसे होगा, कौन से रिसेप्टर्स पे वर्क करेगा वगैरह वगैरह, वो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे मेन ड्रग पे हम आते हैं, सैल्ब्यूटामोल पे। ब्रोंकोडाइलेटर्स की इंट्रो क्लियर होगी। ब्रोंकोडाइलेटर जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट वन जो पढ़ना है ब्रोंकोडाइलेटर, वो कौन सा है, सैल्ब्यूटामोल। सैल्ब्यूटामोल का एक और नेम है, इसको हम एल्ब्यूट्रोल भी कहते हैं। ये मैंने कहा था ना, बीटा 2 एड्रीनर्जिक 2 तरह के होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग, तो ये शॉर्ट एक्टिंग में आता है, साबा है। सैल्ब्यूटामोल इज अ साबा ड्रग, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगनिस्ट, ये साबा है, याद रखना सैल्ब्यूटामोल। शॉर्ट एक्टिंग का क्या मतलब होता है, शॉर्ट एक्टिंग मतलब बहुत जल्दी एक्ट करेगा, बहुत जल्दी। अभी ये फिर तुम खुद ही हिसाब लगाओगे, ये बहुत जल्दी इसका इफेक्ट आ जाता है। मतलब कौन से केसेस में देते हैं, एक्यूट अस्थमा अटैक में। हम चाहते हैं जल्दी जल्दी इफेक्ट हो जाए, नहीं तो पर्सन तो मर जाएगा, उसको अस्थमा अटैक आया, तो तब हम सैल्ब्यूटामोल देते हैं। याद रखना, एमरजेंसी ड्रग है इन द अस्थमा, याद रखना।
So it is one of the most commonly used antihistaminic drug for quick relief in acute bronchospasm. ये क्या करता है? ये बीटा 2 रिसेप्टर, तुम देख सकते हो, इट इज अ बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगनिस्ट. एगनिस्ट मतलब उन पे वर्क करेगा, है ना. ये बीटा 2 जो रिसेप्टर्स है उन पे एक्ट करता है और उन पे एक्ट करने के बाद ये स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करवा देता है. So it is a rescue relief in asthma, works within 5 to 15 minutes. It short acting है, जल्दी जल्दी एक्ट करेगा, 5 से 15 मिनट में एक्ट करेगा एंड अपना इफेक्ट दिखाएगा फॉर 4 to 6 hours. क्लियर हो गया सल्ब्यूटामोल क्या है. अब सल्ब्यूटामोल काफ़ी फॉर्म्स में आता है क्योंकि कई बार पॉसिबल नहीं होता कि हम पर्सन को जल्दी जल्दी आईवी चढ़ा सके. अभी हम पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, अगर उसको अस्थमा अटैक हो गया तो उस केसेस में इनहेलर्स आते हैं, मीटर्ड डोज इनहेलर्स, तुमने सुना होगा MDI, रोटाहेलर. वो इनहेलर्स आते हैं, पर्सन को वो दे सकते हैं. वो आगे एक पिक्चर है ये वाली, दिस इज अ इनहेलर वन. तो इनहेलर्स आते हैं जो क्विक रिलीफ के लिए हैं, नेबुलाइजर्स भी आते हैं, टैबलेट या सिरप भी आता है एंड आईवी इंजेक्शंस भी आते हैं जो सीवियर केसेस में रेयरली यूज्ड, इट इज़ रेयरली यूज्ड. क्लियर. फॉर्म्स कौन कौन सी है? इनहेलर, नेबुलाइजर, टैबलेट और सिरप एंड इंजेक्शन. फिर आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिर्फ तुम्हें बताने के लिए था थोड़ा बहुत, मेन ये है, ये तुमने देखना है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. अब क्या होता है सुनो. देखो सल्ब्यूटामोल मैंने बता दिया एक बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगनिस्ट है, मतलब बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पे इसने वर्क करना है. स्मूथ मसल्स पे ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. इसने उन रिसेप्टर्स पे वर्क किया, उनको स्टिमुलेट कर दिया. जब इसने उन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट किया, एक एंजाइम होता है दैट इज एडिनाइल साइक्लेस, ठीक है. बस एक एंजाइम है, वो एक्टिवेट हो गया. एडिनाइल साइक्लेस जब एक्टिवेट हुआ, उसने किसी एक चीज़ की, एक और मैसेंजर की प्रोडक्शन इंक्रीज करवा दी. उसने एक मैसेंजर दैट इज साइक्लिक AMP, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इस मैसेंजर को इंक्रीज करवा दिया. अब होता क्या है, ये मैसेंजर की जब अमाउंट इंक्रीज होता है ना, तब होती है ब्रोंकोडाइलेशन. अगर इस मैसेंजर का अमाउंट डिक्रीज हो तब होती है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन. अब क्योंकि इसका अमाउंट इंक्रीज करवाया है एडिनाइल साइक्लेस ने, तो ये करवाएगा ब्रोंको डायलेशन. कैसे? ये क्या करेगा, एक और एंजाइम है मायोसिन लाइट चेन काइनेज, इस MLCK को इनहिबिट करवाएगा. इसका काम था मायोसिन लाइट चेन काइनेज का एक्टिन फिलामेंट को मायोसिन फिलामेंट के साथ बाइंड करवाना. और जब वो दोनों बाइंड होते हैं तो होता क्या, तुम्हें पता है, कंट्रैक्शन. तो अब वो कंट्रैक्शन को इसने इनहिबिट करा दिया इस एंजाइम को इनहिबिट करके. अब कंट्रैक्शन नहीं हुई मतलब कंस्ट्रिक्शन नहीं हुई, अगर कंस्ट्रिक्शन नहीं हुई तो हुआ क्या, डायलेशन, ब्रोंको डायलेशन. तो ऐसे फिर पर्सन इजीली ब्रीथ कर पाएगा. एक बार रिवाइज करवा देती हूँ. पर्सन ने सल्ब्यूटामोल लिया जो कि एक बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगनिस्ट है, तो वो बीटा 2 रिसेप्टर्स पे जाके लगा. जब वो रिसेप्टर्स पे जाके वो लगा तो एक एंजाइम एक्टिवेट हो गया जिसका नाम था एडिनाइल साइक्लेस. जब वो एंजाइम एक्टिवेट हुआ, उसने एक मैसेंजर को एक्टिवेट कर दिया जिसका नाम है कैम्प. जब वो मैसेंजर एक्टिवेट हुआ, उसने एक और एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया MLCK को, जिसने एक्टिन और मायोसिन को बाइंड नहीं होने दिया, कंट्रैक्शन नहीं होने दी, तो हुई क्या, ब्रोंकोडाइलेशन. समझ आ गया? क्लियर. अब आती है इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ दिस ड्रग. तुम खुद बताओ. एक्यूट अस्थमा अटैक इज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द सल्ब्यूटामोल. ब्रोंकियल अस्थमा फॉर क्विक रिलीफ ड्यूरिंग एक्यूट अटैक. बाकी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, COPD के केस में भी दे सकते हैं, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पाज्म के केस में दे सकते हैं, या ब्रोंकोस्पाज्म ड्यू टू एलर्जन और कोल्ड एयर, इन सभी केसेस में हम दे सकते हैं. कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जितने भी अभी हम रेस्पिरेटरी ड्रग्स पढ़ेंगे ना, सबकी यही कॉन्ट्राइंडिकेशन है. मेन है कार्डियक कंडीशंस. अगर किसी को रिदमिया है, टैकीकार्डिया है, ब्रेदिकार्डिया है, वटएवर, कोई भी कार्डियक डिसीज है, तो हम नहीं देते. क्यों? क्योंकि ये जो रेस्पिरेटरी ड्रग्स होते हैं ये सिम्पैथोमिमेटिक्स की तरह एक्ट करते हैं, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह उसको मिमिक करते हैं, जिसके कारण ये अपनी तरफ से अरिदमियास, पाल्पिटेशंस वगैरह कॉज करते हैं. तो अगर किसी को पहले कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स है तो हम अवॉइड करते हैं, ठीक है. उसी तरह हाइपरटेंशन के केस में भी नहीं देंगे. अगर किसी को ग्लाकोमा है उस केस में भी नहीं देंगे, क्योंकि ये इंट्राओक्यूलर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, तो वो भी यहाँ पर तुम ऐड कर सकते हो. सभी में सेम कॉन्ट्राइंडिकेशन है. ये हाइपोकैलिमिया में भी नहीं देते इनको. क्यों? क्योंकि ये जो सल्ब्यूटामोल होता है ये पोटेशियम को सेल्स के अंदर लेकर जाता है, तो ब्लड में पोटेशियम लेवल कम कर देता है. हाइपरथायराइडिज्म अगर किसी को है, क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड को सेंसिटाइज कर देता है, जिसके कारण थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करती है. तो हाइपरथायराइडिज्म अगर किसी को पहले से है तो हम नहीं दे सकते. तो हाइपर सेंसिटिविटी, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन तो होते ही है सभी में. क्लियर. फिर आते हैं एडवर्स इफेक्ट.
एडवर्स इफेक्ट भी देखो सीएनएस में कोई भी ड्रग ये तो कॉज करेगा ये, अगर सीएनएस की बात है तो ट्रेमर, नर्वसनेस, हेडेक, डिजीनेस। कार्डियोवैस्कुलर में अभी हमने बात की, बीपी इंक्रीज कर सकता है, टैकी हो सकता है, ब्रेडी हो सकता है, पाल्पिटेशंस हो सकती है। रेस्पिरेटरी में ब्रोंकोस्पाज्म, पैराडॉक्सिकल ब्रोंकोस्पाज्म क्यों कह रही हूँ, ओवरडोज, अगर इस ड्रग की हाइपर सेंसिटिविटी हो गई या ओवरडोज हो गया तो करनी इसने ब्रोंकोडाइलेशन थी बट कर क्या देगा, ब्रोंकोस्पाज्म। मेटाबॉलिक में हाइपोकेलिमिया करता है। हाइपरग्लाइसीमिया कैसे, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को कई बार बहुत इंक्रीज कर देता है, ज़्यादा ग्लाइकोजन टूटा तो ग्लूकोज ज़्यादा बनेगी तो हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। बाकी नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह तो होता ही है। एक इसकी बात कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तुमने हॉस्पिटल सेटिंग में देखा होगा, दिस इज नॉन एज सेल्ब्यूटामोल इनहेलर, जिसको हमने रोटाहेलर भी कहा था, मीटर डोज इनहेलर भी कहा था। ये सेल्ब्यूटामोल प्रोवाइड करता है पर्सन को, ये क्यूट अस्थमा अटैक में मतलब इसको लेना होता है एंड इट एक्ट्स विद इन 5 to 15 मिनट्स एंड लास्ट फॉर 4 to 6 आवर्स। ये तो हमने पहले बात कर ही ली है, सेम ही है। अभी यहाँ पर क्लियर हो गया, हमने ब्रोंकोडाइलेटर्स कर लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं विद द सेकंड टॉपिक दैट इज डीकंजेस्टेंट्स। तुम्हें पता ही होगा डीकंजेस्टेंट्स क्या होते हैं। जब बहुत ज़्यादा कंजेशन हुई हो, कहाँ पर, नोज़ की बात करें, नोज़ में बहुत ज़्यादा कंजेशन हुई है राइट, तो हम चाहते हैं वो कंजेशन रिलीव हो जाए, तब हम ड्रग्स देते हैं डीकंजेस्टेंट्स। तो करते क्या है, एक बार मैं तुम्हें ओवरव्यू देती हूँ यहाँ पढ़ने की जगह। तो डीकंजेस्टेंट्स क्या करेंगे, ये जो हमारी नेजल म्यूकोसा को ब्लड वेसल्स जा रही है ना, ये उन ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा, वहाँ पर ब्लड सप्लाई कम हो गई। अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी वहाँ पर तो अडीमा वहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा, अडीमा भी रिड्यूस हो जाएगा और वहाँ के सेल्स अब म्यूकस प्रोडक्शन भी कम करेंगे। वही हम चाहते थे, अगर म्यूकस प्रोडक्शन कम हो गई तो डीकंजेस्टेंट्स मतलब वर्क कर गए, क्योंकि कंजेशन किसने की थी, म्यूकस ने ना। क्लियर हो गया। सो डीकंजेस्टेंट्स आर द ड्रग्स दैट रिड्यूस द नेजल कंजेशन, जिसको हम कहते हैं ब्लॉक्ड नोज। कैसे, बाय कंस्ट्रिक्टिंग द ब्लड वेसल्स इन द नेजल म्यूकोसा। समझ आ गया, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट की, ब्लड सप्लाई कम हो गई, अडीमा एंड म्यूकस प्रोडक्शन कम होगी। दे आर मेनली यूज्ड इन, कहाँ पर हम कौन सी कंडीशंस में डीकंजेस्टेंट्स यूज करते हैं, जब किसी को कोल्ड हुआ हो, किसी को एलर्जिक राइनाइटिस समझते हो ना, इन्फ्लामेशन ऑफ द नेजल म्यूकोसा, तब भी, क्योंकि वहाँ पर नेजल म्यूकोसा की अगर इन्फ्लामेशन हुई है, अब तो वो बहुत ज़्यादा मतलब एडिमेटस हुई पड़ी है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर फ्लूइड बन रहा होगा, म्यूकस बन रही होगी, तो उस केस में साइनोसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनसेस, या कोई भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की अगर इन्फेक्शन है तो उनके केसेस में म्यूकस ज़्यादा बन रही है तो हम दे सकते हैं। They help relieve the swelling, redness and stuffy nose by shrinking the swollen nasal tissues. अब आती है क्लासिफिकेशन। ये जो डीकंजेस्टेंट्स हम नॉर्मली भी तो यूज़ करते हैं, ठीक है, तो दो तरीके के होते हैं। नॉर्मली हम तो टॉपिकली यूज़ करते हैं, है ना, टॉपिकल भी होते हैं या सिस्टेमिक, जो हम टैबलेट्स वगैरह अगर ले लें, ओरली जो हम ले रहे हैं वो सिस्टेमिक है, वो पूरी बॉडी में जा रहे हैं। अगर हम सिर्फ वहाँ पर ही नेजल म्यूकोसा पे अगर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे स्प्रेज वगैरह या विक्स इनहेलर नहीं आता जैसे, वो भी तो क्या है, वो डीकंजेस्टेंट ही है, वो टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं, सिर्फ नोज पे वर्क करेगा राइट, पूरी बॉडी में नहीं वो जा रहा। तो ऐसे टॉपिकल वालों के एग्जाम्पल है, याद करने का तरीका बताती हूँ, मेटा वाले सारे टॉपिकल है एंड पी वाले सिस्टेमिक है। ऑक्सीमेटाजोलिन इट इज अ टॉपिकल, जाइलोमेटाजोलिन इज ऑल्सो टॉपिकल वन। अब जो ये वाले हैं स्यूडोएफेड्रीन या फिनाइलेफ्रीन, ये दोनों ओरल है या सिस्टेमिक होते हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आधी यहाँ पर याद हो जाएंगी, बाकी हम आगे देखते हैं, वहाँ पर भी याद हो जाएंगी। तो रूट नेजल ड्रॉप या स्प्रेस, ये टैबलेट या सिरप के थ्रू, ओरली ले रहे हैं तो टैबलेट या सिरप के थ्रू ही लेंगे। ड्यूरेशन, ये फास्ट एक्टिंग होता है, ऑब्वियसली सीधा ही नोज पे एक्ट कर रहा है, फास्ट एक्टिंग होगा, लोकल इफेक्ट शो करेगा। ये स्लोअर ऑनसेट एंड लॉन्गर ड्यूरेशन, ये लॉन्गर ड्यूरेशन तक इसका इफेक्ट मतलब लंबी टाइम तक रहेगा, ठीक है। अब आती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जैसे तुम्हें पता चल गया है, हमने बात कर ली है क्या हो रहा था, डीकंजेस्टेंट स्टिमुलेट्स द अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। तो उसके कारण क्या होगा, अगर वो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे तो वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, बाकी तुम्हें आगे पता है ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो गई, तो अडीमा एंड म्यूकस प्रोडक्शन रिड्यूस हो गई, नेजल कंजेशन ठीक हो गई। मेन यहाँ पर एक चीज़ ऐड हुई है, अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करने के बाद वेजोकंस्ट्रिक्शन हुई है। फिर आती है इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इंडिकेशन बताओ, अभी हमने बात की थी, पीछे सारे तो देख ली, यहाँ पर हमने सारी इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख ली। कॉमन कोल्ड, एलर्जिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, सेम। एक और है टू क्लियर नेजल पैसेज बिफोर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की राइनोस्कोपी होनी है तो उससे पहले। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, सेम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, हाइपरटेंशन, कोई भी कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, हाइपरथायराइडिज्म, ग्लोकोमा एंड चिल्ड्रन लेस देन 6 years। ये तुम्हारी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं बता दूं,
कि हम कोशिश करते हैं कि इफ़ द चाइल्ड इज़ बिलो 6 years ऑफ एज वी शुड नॉट अप्लाई द टॉपिकल वन, क्योंकि उनके केस में द वेस्कुलैरिटी ऑफ द नेजल म्यूकोसा इज़ वेरी हाई। तो उससे क्या होगा, अगर हम थोड़ा सा भी डोज में प्रॉब्लम कर दी, थोड़ा ज़्यादा डोज दे दिया टॉपिकल में तो वो उसका इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। मतलब थोड़ा वो हमने थोड़ा डोज की प्रॉब्लम किया बट वो उसके एडवर्स इफेक्ट आने स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि उनकी नेजल म्यूकोसा इज़ हाईली वेस्कुलर। इस केस में हम अवॉइड करते हैं कि हम ना दें, टॉपिकली ना अप्लाई करें। एग्जाम्पल्स हमने पढ़ ली थी, मेटाजोलिन इजोलिन वाली याद है किसमें थी, वो हमने टॉपिकल में की थी। और पीपी वाली ये फिनाइलेफ्रिन एंड स्यूडोएफेड्रिन, ये दोनों किसमें थी, ओरल में। बाकी ये ऑनसेट एंड ड्यूरेशन है, दिस इज व्हाट यू कैन रिमेंबर। एडवर्स इफेक्ट भी सेम है। चलो यहाँ पर हमने सारा डिकंजेस्टेंट्स कर लिए। डिकंजेस्टेंट्स होते क्या है ये इंट्रोडक्शन बता दी, कब यूज़ करना है वो बता दिया, ये उनकी क्लासिफिकेशन बता दी, और उनमें कौन से ड्रग्स आते हैं वो भी बता दिए, रूट वगैरह भी देख लिया हमने, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, एग्जाम्पल सीख लिए, एडवर्स इफेक्ट सीख लिए। अब हम करते हैं नेक्स्ट वन, दैट आर एक्सपेक्टोरेंट्स। एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं, तुमने सुना होगा कि स्पूटम को हम एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं, जो रेशा होता है, ठीक है। तो एक्सपेक्टोरेंट्स ऐसे के ड्रग्स होते हैं जो हम पर्सन को देते हैं कि वो स्पूटम बाहर निकाले, क्योंकि होता क्या है, जब तक स्पूटम नहीं निकलेगा इन्फेक्शन लंग से बाहर नहीं निकलेगी। तो जब हम इंटेंशनली चाहते हैं कि पर्सन को स्पूटम वाला कफ आए, मतलब प्रोडक्टिव कफ आए रेदर देन ड्राई वन, तब हम उनको ये ड्रग्स देते हैं। एक्सपेक्टोरेशन को इंड्यूस करवाने के लिए हम एक्सपेक्टोरेंट्स देते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एक्सपेक्टोरेंट्स आर द ड्रग्स दैट इंक्रीज द ब्रोंकियल सेक्रीशन और रिड्यूस इट्स थिकनेस, मेकिंग फ्लैगम और म्यूकस इजियर टू कफ आउट। उन केसेस में जिसमें जो रेशा है वो बहुत जमा हुआ है, वो बाहर नहीं निकल रहा, तब हम चाहते हैं कि वहाँ पर जो ब्रोंकियल सेल्स हैं वो अपने तरफ से थोड़ी सिक्रीशंस डालें, ताकि वो रेशा थोड़ा पतला हो जाए और बाहर निकल जाए। तो उन सिक्रीशंस को इंड्यूस करवाने के लिए या तो हम इनको देते हैं, या कि वो जमा हुआ रेशा टूटे, तब भी हम एक्सपेक्टोरेंट्स देते हैं, सिक्रीशन इंड्यूस करवानी है उसको तोड़ने के लिए, उसकी थिकनेस को कम करने के लिए। क्लियर है। They help in clear mucus from the airway in conditions like productive cough, bronchitis and respiratory infections। वही बात। अब इसमें 3 ड्रग्स हमने पढ़ने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो तुम्हें याद कर लेने चाहिए। 3 एक्सपेक्टोरेंट्स कौन से हैं, गुआफेनिसिन, पोटेशियम आयोडाइड, टर्पिन हाइड्रेट एलिक्सिर। ये 3 याद रखने हैं, गुआफेनिसिन, पोटेशियम आयोडाइड एंड टर्पिन हाइड्रेट एलिक्सिर, जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी से जीपीटी याद कर लेना, एक्सपेक्टोरेंट्स में पढ़े थे हमने। एक्शन कैसे ये एक्ट करेंगे, या तो ये अब हमारे म्यूकस को लूज कर देंगे, थिन कर देंगे, इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं, सॉरी, एंड टू क्लियर द एयर पैसेज फॉर इजियर ब्रीदिंग, इसके लिए, एंड टू कन्वर्ट द ड्राई इरिटेटिंग कफ इनटू प्रोडक्टिव कफ। अब इसको समझो, अगर पर्सन को ड्राई कफ है तो हम चाहते हैं कि उसकी कफ स्पूटम वाली हो जाए, क्योंकि ड्राई कफ में क्या है, कॉन्स्टेंटली पर्सन को इरिटेशन हो रही है, इसलिए वो खांस रहा है। इरिटेशन क्यों हो रही है, मतलब पैथोजन तो अंदर है, पैथोजन ने क्या निकलना था, अगर वहाँ पर स्पूटम होता तो उसने स्पूटम के थ्रू निकल जाना था। तब हम चाहेंगे कि अब हम उसको एक्सपेक्टोरेंट्स दें कि वहाँ के जो सेल्स हैं वो थोड़ी खुद से सिक्रीशन डालें, ताकि स्पूटम बने और स्पूटम के थ्रू वो निकल जाए, क्योंकि ड्राई कफ में तो वो निकलेगा नहीं। तो हमने ड्राई कफ को प्रोडक्टिव कफ में कन्वर्ट किया, इसके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। क्लियर है। क्लासिफिकेशन, अब हमने पहले देख लिया एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं, क्लियर हो गया क्या होते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स, कौन सी कंडीशन में यूज़ होती है, कि अगर किसी को ड्राई कफ है, अगर किसी को ब्रोंकाइटिस है, इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन ऑफ ब्रोंकाई, इन्फेक्शन है तो हम चाहते हैं स्पूटम बाहर निकले, स्पूटम बहुत ज़्यादा बना होगा ना इन्फेक्शन के केस में, तो ब्रोंकाइटिस है या कोई और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उस केस में। और फिर 3 ड्रग्स पढ़ लिए जो इसमें आते हैं, ये उनका एक्शन पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। एक होते हैं सिक्रेटरी, एक होते हैं म्यूकोलिटिक्स। सिक्रेटरी नाम कह रहा है, सिक्रेटरी मतलब वही सिक्रीशन जो सिक्रीशन इंड्यूस करवाएंगे, और म्यूकोलिटिक्स कौन से, जो म्यूकस को तोड़ेंगे, ये सिक्रीशन नहीं इंड्यूस करेंगे, ये तोड़ेंगे, म्यूकोलिटिक्स ये आते हैं इसमें। चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुआफेनिसिन। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्सपेक्टोरेंट। अगर क्वेश्चन आया विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्सपेक्टोरेंट, द आंसर इज गुआफेनिसिन। प्लांट डेराइव्ड डेरिवेटिव है ऑफ द गुइकाक ट्री रेजिन, फाउंड इन मैनी कफ सिरप्स एंड टैबलेट्स। ये तो बेसिक सी इंट्रोडक्शन थी। तो गुआफेनिसिन वर्क कैसे करता है, इट स्टिमुलेट्स द सेक्रेटरी सेल्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट,
इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ थिनर ब्रोंकियल म्यूकस, जिसके कारण मतलब म्यूकस विस्कोसिटी डिक्रीज हो गई। सुनो, पहले तो तुम्हें पता चल गया अब ये गुआफेनेसिन कौन से क्लास में आता है। हमने 2 क्लास पढ़ी, एक सिक्रेटरी और म्यूकोलिटिक। ये कौन सी में आ रहा है? सिक्रेटरी में। ये कैसे वर्क कर रहा है? ये जो थिक म्यूकस वहाँ पर जमा हुआ है उसको थिन होने में मदद कर रहा है। कैसे? हमारे जो रेस्पिरेटरी सेल्स हैं, ब्रोंकियल सेल्स हैं, उनको कह रहा है कि तुम सेक्रीशंस करो। अगर वो सेक्रीशन करेंगे तो जो जमा हुआ रेशा है वो पतला हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे वर्क कर रहा है। ये सेक्रेटरी सेल्स को स्टिमुलेट कर रहा है। वो क्या कर रहे हैं? थिन ब्रोंकियल म्यूकस प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके कारण जो विस्कोसिटी है म्यूकस की वो डिक्रीज हो रही है। अब वो कफ से जो स्पूटम है वो इजीली बाहर निकल सकता है। ये ऐसे वर्क कर रहे हैं। दीज आर सेक्रेटरी वाला क्लास। इंडिकेशन, वही प्रोडक्टिव कफ, अगर किसी को थिक स्पूटम वाला कफ है इसलिए, या किसी को ड्राई कफ है तो उस केस में अभी ये सेक्रेटरी है तो काम कर जाएंगे। ब्रोंकाइटिस, सेम इंडिकेशन, ब्रोंकाइटिस या यहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की कोई और इन्फेक्शन है, सीओपीडी, अस्थमा, वही सेम चीज। कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी सेम है। तो अभी हमने इसमें क्या देखे, एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं, क्लियर है। एक्सपेक्टोरेंट कौन सी कंडीशंस में यूज करते हैं, क्लियर है। 3 ड्रग्स जो हमने इसमें देखे, पता चल गया। फिर क्लासिफिकेशन समझ आ गई, सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं, म्यूकोलिटिक्स क्या कर रहे हैं। सेक्रेटरी सेक्रीशन डाल रहे हैं ताकि वो पतला हो जाए, म्यूकोलिटिक्स कुछ डाल नहीं रहे, सिर्फ म्यूकस को तोड़ रहे हैं कि वो ऐसे पतला हो जाए। फिर हमने गुआफेनेसिन के बारे में इंट्रो देखी, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा कि वो क्या कर रहा है, सेक्रेटरी सेल्स को स्टिमुलेट कर रहा है, वो सेक्रीशन डाल रहे हैं, म्यूकस की विस्कोसिटी थिन हो रही है जिससे वो इजिली बाहर निकल रहा है। क्लियर हो गया। इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशन सेम है जो हमने पहले पढ़ ली है। अब हम पढ़ते हैं द नेक्स्ट वन। यहाँ पर हमने एक्सपेक्टोरेंट्स खत्म